यस सर। आइएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला है, जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस को रिफ्लेक्ट करता है, और प्रॉफिट और लॉस को रिफ्लेक्ट करने वाले अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट, तो आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो इसने क्या बोला है, ए और बी ने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा 40,000 में और उसे बेच दिया 60,000 में, उसे बेच दिया 60,000 में। ओरिजिनली ए ने 24,000 रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी और बी ने 16,000। इसने आपसे पूछा है प्रॉफिट ऑन द वेंचर निकालो, आपको वेंचर पर कितना प्रॉफिट हुआ। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिएगा अगर मुझे जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं एक सिंपली जॉइंट वेंचर अकाउंट बना दूं तो मैं बोलूंगा कि जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए मैंने 40,000 रुपए खर्च करके एक लैंड खरीदी और उस लैंड को मैंने कितने में बेच दिया, 60 में, 20,000 का, तो 1000 का बताओ पूरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। बस यही 20,000 सर। उसने यही पूछा है कि इस पर्टिकुलर वेंचर पर प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालो। तो मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर वेंचर पर मेरा प्रॉफिट हो गया 20,000 का। सर हाँ बोलो। सर अपन इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं जी, 60,000 में से 24,000 लेस कर दे, फिर जो आएगा उसमें से 16,000 को लेस कर दे। नहीं नहीं, ये तो उनकी कैपिटल है ना, कैपिटल थोड़ी जाती है, वो तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जाती है। ज्वाइंट वेंचर तो में क्या आता है, परचेज और सेल आती है ना, तो इसी तरह से निकालना पड़ेगा। वो तो ठीक है, यहां पर अमाउंट मैच कर गया क्योंकि 40 में खरीदा और 40,000 ही आपका कैपिटल का टोटल आ रहा है। तो आप ऐसा बोल रहे हो सकता है मान लो ये अमाउंट तो अलग भी हो सकता था ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो जो अलग भी हो सकता है ये। बिल्कुल जरूरी थोड़ी आप 40,000 रुपए ही लगाओगे केवल। नहीं, वो तो टोटल तो फिर दोनों की मिलके जो आएगी वही क्यों होगी। होगा, खर्चे भी तो होते हैं, उन खर्चों का पैसा भी तो लगाते हैं वो तो पूरी डिटेल क्वेश्चन में दी हुई रहती है ना फिर। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं, तो आप गलत उस पर मत जाओ। लॉजिक सिंपली है, ज्वाइंट वेंचर में परचेज लिख दी, ज्वाइंट वेंचर में सेल लिख दी, इसका जो डिफरेंस बचा वो प्रॉफिट आ गया बस। ठीक है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुनना। एक ज्वाइंट वेंचर विथ बी, ए फॉर अ ज्वाइंट वेंचर विथ बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख। ए ने, जिसने की ज्वाइंट वेंचर किया है बी के साथ, उसने 2 लाख का माल खरीदा है, उसने 2 लाख का माल खरीदा। आ जाओ, ए ने कितने का माल खरीदा, मैंने ए के नाम से 2 लाख रुपए लिख दिए। अब बी ने 80% गुड्स 2.5 लाख में बेच दिया, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगी, बी के नाम से सेल बुक हो गई 2.5 लाख की, और जो बचा हुआ गुड्स था, ध्यान से सुनना, जो बचा हुआ गुड्स था वो बी ने कॉस्ट लेस 25% पर ले लिया। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर 80% माल बेच दिया तो बचा हुआ माल कितना है, 20%। यस सर। भाई सोचे ना, 100% खरीदा, 80% बेच दिया तो बचा हुआ माल 20 हो 20। गया। यस। उस 20% की कॉस्ट क्या थी, टोटल माल खरीदा था 2 लाख का, तो 20% की कॉस्ट कितनी हो गई बताओ, सर 40,000। 40,000। 40। अब वो बोल रहा है बचे हुए माल को आपने कॉस्ट लेस 25% पर ले लिया, तो 40,000 माइनस 25% यानी कितने में ले 10,000 लिया, सर, 30,000 में। 30,000 रुपए में ले लिया।
बताओ क्या प्रॉफिट निकाल सकते हो बिजनेस का? यस सर सर। ये चलिए 80% क्या था, ये 80% तो सोल्ड कर दिया। 80% वाला गुड्स तो बेच दिया। 80% वाला मतलब हो गया कि 2 लाख का 80% निकालो, 160। यानी 1,60,000 का माल आपने 2 लाख में बेच दिया, तो अपन तो सेल वैल्यू लिखेंगे ना यहाँ पे, सॉरी 2.5 लाख में बेच दिया, तो मैंने सेल वैल्यू लिख दी 2.5 लाख। बचा हुआ जो अनसोल्ड गुड्स था उसे बी ने ले लिया कॉस्ट लेस 25% पर। तो पहले मैंने ये निकाला बचा हुआ माल था कितने का। अगर 80% माल बेचा जा चुका है तो 20% माल बचा, तो Yes, sir. 40,000 की वैल्यू का माल बचा, और उसे लिया है आपने कॉस्ट लेस 25% पर, तो 30,000 में आपने ले लिया। तो प्रॉफिट बताओ कितना आ गया। तो इधर का टोटल तो 280 हो गया, 280 में से 2 लाख हटा दो तो प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000। तो आंसर ए हो जाएगा आपका तीसरे क्वेश्चन का, कि इस वेंचर पर जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो प्रॉफिट 80,000 का कमाया है। देख लो आराम से। जब भी प्रॉफिट निकालना है कुछ नहीं करना, बस प्रॉफिट निकालने के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट बना दो, डेबिट क्रेडिट में सारे खर्चे और इनकम लिख दो, प्रॉफिट आ जाएगा। सर हाँ बोलो। ये जैसे नीचे बोल रहा है कि कोस्ट पे, कोस्ट का बोल रहा है 25%, ठीक है। कॉस्ट में से 25 लेस करके, हाँ बिल्कुल। अगर कोस्ट की जगह प्रॉफिट होता तो फिर? प्रॉफिट के क्या बोल रहे हो, प्रॉफिट लेस 25 कोई वर्ड ही नहीं होता। नहीं मतलब सर कई बार आप जैसे को मतलब कोस्ट पे भी एक तो कोस्ट पे भी आ जाता है ना सर, कि कोस्ट भी इतना % बेचा, सोल्ड किया। वो अलग चीज है, वो प्रॉफिट के परसेंटेज वो अलग चीज हो गई, वो थोड़ी बोलेगा यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक। उसके लिए फिर उसको प्रॉफिट की रेट देनी पड़ेगी आपको, तब पूछ सकता है। इस टाइप का आ सकता है कि सर, जिसमें मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, भी आगे आएगा नहीं तो मैं बता दूंगा, कर सकता है कि देख करवा दूंगा, वैसा भी है ना। हूँ। यस आ सर। जाओ फोर्थ पॉइंट, अब सुनना। इफ अनसोल्ड गुड्स ₹20,000 is taken over by a venturer at ₹15,000, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट क्या अमाउंट होगा। समझो, आप यहां पर बना रहे हो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर में एक वेंचरर ने खुद गुड्स ले लिया, बाय वेंचरर। तो यहां पर हम क्या वैल्यू लिखते हैं, जिस वैल्यू पर वो गुड्स लेता है वही वैल्यू लिखते हो, अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी आपने। यस सर। तो अब ये पूछ रहा है, अगर बचा हुआ गुड्स जिसकी कॉस्ट 20,000 थी, एक वेंचर ने 15,000 में ले लिया, तो बताओ जॉइंट वेंचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करोगे, 20 के 15? सर 15। 15, बिल्कुल ठीक। तो राइट आंसर इज, अब मेरी बात को सुनना, रूल क्या होता है। देखो, जब आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हो ना, तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है वो समझो। जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक तो आती है सेल वैल्यू, यानी जितने में आप माल बेचोगे वो वैल्यू आएगी, और दूसरा आता है स्टॉक टेकन ओवर। यानी जो बचा हुआ अनसोल्ड स्टॉक है वो जिस कोवेंचरर ने जिस वैल्यू पर लिया उस वैल्यू को हम यहां लिख देते हैं। तो 20,000 की कॉस्ट थी, लेकिन उसने 15,000 पर वैल्यूड करके लिया, तो मैं यहां पर लिखूंगा केवल 15,000। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा उसकी एग्रीड वैल्यू आती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। आइए फिफ्थ क्वेश्चन, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर का नेचर क्या है। नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल, क्योंकि मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर भी तो ज्वाइंट वेंचर ही है, उससे भी आप Yes, प्रॉफिट लॉस
प्रॉफिट लॉस पता लगाते हो, तो प्रॉफिट लॉस पता लगाने का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ही होता है हमेशा। नोट्स में लिखा है सर, ये 6 क्या बोल रहे हो? नोट्स में है सर, लिखा है था सर। हाँ जी, 6 पे आ जाओ। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 42,500, बी सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 एट रुपीज 50। अब देखो ध्यान से समझना, ए ने गुड्स परचेज किया तो कॉस्ट आई कितनी? 42,500। अब बी ने क्या किया, उसमें से 40,000 की कॉस्ट का माल 50 में बेच दिया, तो सेल्स जो हुई बी की वो कितनी लिख दूंगा मैं? 50,000। 50। अब बताओ कितनी वैल्यू का गुड्स बचा हुआ है? अभी भी 2,500 का गुड्स बचा है। समझना, यस सर। ओरिजिनल कॉस्ट थी 42,500, उस 42,500 में से 40 की कॉस्ट का माल तो आपने बेच दिया, तो अभी भी आपके पास 2500 की कॉस्ट का माल बचा हुआ है। अब वो ये पूछ रहा है, ये जो बचा हुआ बैलेंस गुड्स है, ध्यान से सुनना, ये टेक ओवर हुआ है उसी प्रॉफिट की रेट पर जो प्रॉफिट सेल पर कमाया गया। $42,500 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसमें से 40,000 की कॉस्ट का माल 50 में बेच दिया। बहुत ध्यान से सुनना, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना कमाया? 10,000 हो गया ना सर। 10,000 का प्रॉफिट कमाया, कितनी कॉस्ट के ऊपर? 40,000। तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 और परसेंटेज 25। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? यस सर। अब मुझे बताओ बचा हुआ गुड्स कितना है? 2,500 का ना सर बचा हुआ। बैलेंस 2,500 का है। अब वो ये बोल रहा है, ये 2,500 का जब आपने गुड्स लिया तो उसकी वैल्यू उतनी ही मानो, यानी वही प्रॉफिट जोड़ो जो आप माल को बेचते समय कमाते हो। तो यानी इसमें 25% जोड़ दूं, तो बताओ क्या वैल्यू आ गई? 3,125। तो बताओ जो गुड्स टेक ओवर हुआ उसकी वैल्यू क्या मानोगे? 3,125, 2,500, 3,000 या 0? सर ए वाला 3,125। 3,125 मेरा आंसर हो गया। पता है क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बस। सर ये मुझे भी पहले स्टार्टिंग में इसका बी आंसर लगा था। वापस सुनना मेरी बात को, मैं एक बार फिर समझाता हूं इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है कि बचा हुआ जो माल था ना, उसे उसी प्रॉफिट परसेंटेज के आधार पर निकालो जो सेल पर प्रॉफिट कमाया। यानी मैंने ये देखा कि जब माल बेचा गया था तो 10 का प्रॉफिट कमाया गया था 40,000 के ऊपर, तो यानी प्रॉफिट कमाया जाता है 25% की रेट पर। यस सर। प्रॉफिट कमाया जाता है 25%। 25% की रेट पर। तो अब जो बचा हुआ गुड्स है 2,500 रुपए का, उसमें भी यही परसेंटेज प्लस कर दो, क्योंकि वो बोल रहा है सेम रेट ऑफ प्रॉफिट रखना है। तो यानी
जो गुड्स टेक ओवर हुआ उसकी वैल्यू आ गई 3,125 रुपए। जो गुड्स टेक ओवर हुआ उसकी वैल्यू आ गई 3,125 रुपए। क्लियर बिल्कुल। तो सिक्स्थ का आंसर हो गया ए। सर मतलब ये ए ने परचेज किया था तब तो 42,500 का गुड्स था, बट बी ने जब उससे परचेज किया तो 40 में ले लिया। हाँ, नहीं 40 में नहीं दे दिया, उसमें से 40 का माल तो 50 में बेचा गया है। नहीं, ये 42,500 में का ए ने लिया था ना, 42,500 में परचेज किया था। हाँ, उसने ये तो फिर 42,500 का माल पूरा का पूरा बी को भिजवा दिया। अच्छा। बी ने उसके दो टुकड़े कर दिए, बोले 40 तो बेच दो मार्केट में और 2500 का मैं ले लूंगा। ओके, ठीक। 2500 का उसने नहीं लिया, 2500 का तो ए ने ही ले लिया वापस। ठीक है। ठीक है सर। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट? पर्सनल नेचर अकाउंट है सर ये। पर्सनल नेचर क्यों? क्योंकि हम अगर किसी भी दूसरे कोवेंचरर का अकाउंट बना रहे हैं तो वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे पास पर्सनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। अब फिर ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन इसने पूछा है। देखो, एम और एन ने एक ज्वाइंट वेंचर किया है जिसमें एम ने सप्लाई किए हैं 6,000 रुपए का गुड्स। आओ, एम के नाम से लिख देता हूं 6,000, और उसने खर्चे भी किए हैं कितने के? 100 रुपए के। एन ने गुड्स बेच दिया 7,500 का, और एन ने खर्चे कर दिए 200 के। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो अब प्रॉफिट निकालकर एम का और एन का हिस्सा निकाल लो। देखो, 7,500 में माल बेचा गया, इसमें से 6,300 का खर्चा हो गया, तो 1,200 बचा। 1,200 में से 600 एम का हिस्सा, 600 एन का। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? मैंने बाय नेम सारे अमाउंट लिख दिए जिसने जो जो काम किया। अब ये बोल रहा है एन ने रेमिट किया एम को, यानी आपसे ये पूछ रहा है अगर एन एम को अमाउंट भेजता है तो बताओ एम को कितना अमाउंट भेजा जाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, एम का जो जो बनता है वो भेजा जाएगा। बताओ एम का टोटल अमाउंट क्या बनता है? एम का टोटल अमाउंट क्या बनता है बताओ? जोड़ दो भैया, एम के नाम से क्या क्या है? 6,700 है सर। तो ये लीजिए 600, 100, फिर 600। तो बताओ आंसर क्या हो गया? 6,700। 6,700। कौन सा ऑप्शन है 6,700? ये वाला ना, फर्स्ट वाला ही। फर्स्ट वाला। यानी जो एन है वो एम को 6,700 रुपए भेजेगा, क्योंकि भैया एम ने 6,700 का खर्चा कर दिया है, तो जितना खर्चा किया उसे वो एन से मांगेगा कि नहीं मांगेगा? वो मांगेगा सर। तो बस हमने एक सिंपली अमाउंट लिख दिए और ये निकाल लिया कि कितना पैसा एम को भेजा जाएगा। बोलो सर ये बहुत लास्ट सिंपल। वाला लाइन में ये बोल रहा है कि एन ने एम को कितना पैसा भेजा। बिल्कुल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, एक लैंड 20,000 में खरीदी और 60,000 में बेच दी, तो बताओ प्रॉफिट ऑन वेंचर कितना हुआ? सर 40,000। 40। खत्म, जरूरत ही नहीं है कुछ बनाने की, तो क्लियरली पता लग गया
खर्चा किया आपने, अगर आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे तो यहां तो लिखोगे 20 क्योंकि खर्चा हुआ, और इनकम हुई कितने की, 60,000 की। तो इसका जो डिफरेंस बचा वो डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट आ जाएगा 40,000। सेकंड वाला क्वेश्चन किधर है? बिल्कुल सेकंड वाला ये, बिल्कुल ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसने क्या बोला, ए एंड बी enter into a joint venture sharing profit and loss in the ratio of 1:1। 1:1 में आप बांटोगे। अकाउंट बना देता हूं। ए ने परचेज किया तो मैंने ए के नाम से लिख दिया कितना, 20,000। बी ने माल बेचा, इनकम को बी के नाम से लिख दिया 25,000। 25,000। ए को कमीशन मिलेगा 1% ऑन परचेज, तो ए ने 20,000 की परचेज की तो 20,000 का 1% निकाल लो। खर्चा हो गया बिजनेस का 200 रुपए, और बी को कमीशन मिलेगा सेल्स का 5%, तो बी का कमीशन निकालो कितना बना, 1250। यहां इनकम लिख दी, यहां खर्चे लिख दे, क्वेश्चन मांगा है प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट निकाल लो कितना आ गया। तो देखो 25,000 माइनस 20,000 माइनस 200 माइनस 1250, 1775, 1775 दोनों टोटल प्रॉफिट। शेयर नहीं मांगा, बस प्रॉफिट मांगा है। तो प्रॉफिट हो गया 3550, मेरा आंसर आ गया 10वें का ए। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट, गुड्स 10,000 का ड्यू टू द एक्सीडेंट डिस्ट्रॉय हो गया और उसका इंश्योरेंस क्लेम 0 है। क्या 10,000 रुपए ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट किए जाएंगे? ज्वाइंट वेंचर में कोई अकाउंटिंग नहीं। 10,000 विल बी डेबिटेड इन द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एज अ लॉस, और 8,000 विल बी क्रेडिटेड इन द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम तो मिला ही नहीं ना सर। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। क्या करें, कोई एंट्री नहीं। आपने जानते हो जब गुड्स खरीदा होगा तो कॉस्ट लिख दी होगी 10,000। यस अब सर। जब उस गुड्स के बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे ना ज्वाइंट वेंचर का, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह की कोई अकाउंटिंग ज्वाइंट वेंचर की बुक्स में नहीं होगी, तो नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर की बुक्स में इसकी आप कोई एंट्री मत करो। या एक काम और कर सकते हो आप चाहो तो, ए ऑप्शन का आंसर, कि भैया आपने 10,000 डेबिट किया, उस 10,000 को क्रेडिट कर दो, बाकी और तो कोई पॉइंट है ही नहीं। बट एक्चुअली में ये लॉस जो है ना, ये हमारे डायरेक्टली पी&एल अकाउंट में जाते हैं, तो इसलिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वें का, बी। नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? ज्वाइंट वेंचर और पार्टनर में कोई डिफरेंस नहीं होता। बिल्कुल होता है, ये तो गलत है। कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर सेम होते हैं, ये भी गलत है। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर द ज्वाइंट वेंचर, ये सही है बिल्कुल। ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं बना हुआ है। तो इसने यही पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैं क्या बोलूंगा,
सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि ज्वाइंट वेंचर को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सेपरेट एक्ट बना हुआ नहीं है। सर ये और बाकी के जो आ रहे हैं इनमें सबके अपने अपने एक्ट बने हुए हैं। बिल्कुल। Which of the following accounts are maintained in the joint venture when separate set of books are maintained? जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जाती हैं तो कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं? क्या जॉइंट बैंक मेंटेन होता है? हाँ। क्या सर, जॉइंट वेंचर मेंटेन होता है? ये भी होता है सर, हाँ। क्या कोवेंचरर मेंटेन होते हैं? ये भी होता है तो सर। आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। हम ये सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। 14, अगर कोई कोवेंचरर गुड्स खुद ले जाता है तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड में वो जो डेबिट करेगा अपनी बुक्स में वो क्या किस नाम से करेगा? परचेजेस अकाउंट। वेरी गुड, परचेजेस। क्यों? क्योंकि इसमें अपन ने लिखा था कि जब अपन मेमोरेंडम मेथड काम में लेते हैं तो इसमें हम हर ट्रांजैक्शन को, अगर आप बना रहे हो अपने ओन ट्रांजैक्शन के लिए तो आप परचेज वर्ड यूज करोगे, और अगर दूसरी पार्टी के लिए बना रहे हो तो उसका नाम यूज करोगे। अगर जब दूसरी पार्टी के लिए बना रहे हैं तो फिर उसका नाम ही करेंगे या सेल भी उसका कर नाम सकते लिख देते हैं बस मेमोरेंडम में। याद करो, मेमोरेंडम बनाना सिखाया था ना जब मैंने आपको। हैं? उसमें तो आपने बताया था नीचे। खुद के ट्रांजैक्शन को तो अपन परचेज, बैंक, कैश ऐसे लिख रहे थे, और जो ट्रांजैक्शन दूसरे कोवेंचरर ने किए थे वो उसके नाम से लिख रहे थे आप। वो जॉइंट वेंचर विद बी कहा गया था ना। बिल्कुल ओन ट्रांजैक्शन पे ऊपर वो भी लगवाई थी हेडलाइन। बिल्कुल। नेक्स्ट, जब आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करते हो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हो? जल्दी से बताओ। फर्स्ट मेथड में, यानी जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखते हैं तो ज्वाइंट बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री क्या बताई थी आपको मैंने? एंट्री क्या की थी अपन ने? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर अकाउंट। यस सर, ये तो आंसर हो गया बी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंचर कैपिटल अकाउंट। वेंचर्स कैपिटल लिख दो या कोवेंचरर का नाम लिख दो, एक ही बात। तो एंट्री बन गई, ज्वाइंट बैंक में जब पैसा जमा करवाया तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो, आए क्वेश्चन समझ में? सर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थोड़ी ना आएंगे, ये टिक द देखिए एमसीक्यू आ सकते हैं, पढ़ लो इनको भी आप। देखो एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताऊं क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे तो वो 4 ऑप्शन में कन्वर्ट करेंगे उसको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि जैसे सेकंड क्वेश्चन सुनना, पार्टनर ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस आर कॉल्ड। जॉइंट वेंचर में जो लोग पार्टनर होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन उसने दे दिया पार्टनर के नाम से, बी ऑप्शन उसने दे दिया शेयर होल्डर के नाम से, सी ऑप्शन उसने दे दिया को वेंचरर के नाम से। 3 ऑप्शन दे दिया, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कोवेंचर। तो इन सभी क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रू फॉल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं, एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन आएंगे। हो सकता है केवल 2 ऑप्शन आ जाए, हो सकता है केवल 3 ऑप्शन आ जाए, हो सकता है 5 ऑप्शन भी आ जाए। फिर कंफ्यूज करने के उद्देश्य से देंगे ना, कुछ भी दे सकता है वो। जैसे अब आपको मैं बताऊं, देखो 7th क्वेश्चन देखो। 7th में ये बोल रहा है, और कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ज्वाइंट वेंचर के अंदर फॉलो नहीं होता है? तो ज्वाइंट वेंचर गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं करता है। रीजन, हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती है जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन आपको ये पता है कि ज्वाइंट वेंचर तो होता ही शॉर्ट पीरियड का बिजनेस है।
भाई आप एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए मिले, वो काम खत्म हुआ, आपका जॉइंट वेंचर खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड इन जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग में फॉलो नहीं होता है। 2-3 नाम दे देगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है वो। तो हमें ये पता है कि जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग में हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि गोइंग कंसर्न तो बोलता है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, लेकिन जॉइंट वेंचर का बिजनेस तो जॉइंट वेंचर के खत्म होने पर ही खत्म हो जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए होगा। बिल्कुल क्लियर। तो इनको भी एक बार पढ़ लो, ट्रू फॉल्स भी पढ़ो, ये पढ़ लिया करो एक बार। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन वाले ही आते हैं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। हो सकता है ऑप्शन 2 वाले बना दें, कोई भी सेंटेंस देकर केवल 2 ऑप्शन बना देंगे ट्रू फॉल्स, तो आपको ट्रू फॉल्स भी समझ में आने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन देकर वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर 3 ऑप्शन दे देंगे, 2 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको वो फिल करना भी आना चाहिए। और सर ये प्रैक्टिकल के भी आते हैं ना? प्रैक्टिकल छोटे छोटे, हाँ, जैसे अभी अपन ने ऊपर किए, प्रॉफिट लॉस निकाल दो, रेमिटेंस का अमाउंट निकाल दो, कितने पर वैल्यू पर गुड्स टेक ओवर होगा ये निकाल दो। इस तरह के छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी बनते हैं।